आपने वाला क्वेश्चन ऐड किया है जो मैंने भेजा था आपको। क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही सबको? शायद इधर हाँ उधर। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। सर वो क्वेश्चन ऐड किया है आपने? नहीं किया, वो रह गया, मैं कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए फटाफट देख लो ये। प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट्स द टारगेट, ये पढ़ा था सबने, सब लोग पढ़ लो फटाफट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली 0.75। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल शॉट इज रिक्वायर्ड। मतलब कम से कम उस टारगेट में 3 मिसाइल का हिट लगना चाहिए, तभी जाके वो पूरा टारगेट डिस्ट्रॉय होगा, अदरवाइज डिस्ट्रॉय होना। मतलब 3 से कम नहीं अलाउड है, लेकिन 3 या 3 से एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा आना चाहिए। And the minimum number of missile that has to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी का कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले ये जो लास्ट में लाइन लिखी है, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट क्या है? नॉट लेस देन 9 पॉइंट। क्या होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी? ग्रेटर देन 0.95। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95। ठीक है, हमको क्या बोला? इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो मतलब फिर कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95। ठीक है, ये हमको लास्ट लाइन बोलेगी। प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट कर गया 0.75 है, और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 3 सक्सेसफुल हिट चाहिए, तभी जाके वो टारगेट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स जो फायर करें, ये हमको पूछा गया है। तो किस टाइप का क्वेश्चन है? हाँ देखो, मिनिमम नंबर अगेन पूछा है, तो यहाँ पे वही करूंगा, नंबर ऑफ मिसाइल फायर्ड। तो एक्स हम किसको मानेंगे? नंबर ऑफ मिसाइल फायर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा? लेट सर इसमें जो एन होता है वो निकालना है एनसीआर का। एन निकालना है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ मिसाइल इज फायर्ड। मिनिमम नंबर टाइम द मिसाइल शुड बी फायर्ड, सो द प्रोबेबिलिटी दिस। अब सोचो थोड़ा जल्दी से, सब लोग ट्राई कर लो एक बार। सर 0.75 मेरी सक्सेस हो जाएगी ना? हाँ तो आपको जो गिवन डेटा 0.75 होगा, उसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी कि टारगेट को हिट करे, और टारगेट को हिट नहीं करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? 0.25। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कैसे? ये कब आएगा? यहाँ पे तो अपन इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक्स माना, ठीक है। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टिल एन। ठीक है, और ये कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो मुझे कौन सी चाहिए? टारगेट डिस्ट्रॉय कब होगा ये बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से। 3 पे। 3 या 3 से ज्यादा, एटलीस्ट 3 बोला ना, 3 या 3 से ज्यादा। यहाँ पे मेरा टारगेट डिस्ट्रॉय होगा। यस सर। इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है यस ना? सर। तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन होगा। यस सर। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया था? प्रोबेबिलिटी जो हमको डिस्ट्रॉय द टारगेट, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। और ये डिस्ट्रॉय कब होगा? जब 3 या 3 से ज्यादा, मतलब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन अप टिल x इक्वल टू n। अगर 3 बार हिट करे, 4 बार हिट करे, 5 बार हिट करे, n बार, इन सारे केसेस में मेरी टारगेट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब बताओ, क्या इनकी सारी वैल्यू पुट अप करो या फिर कुछ और करें? सर 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर, देखो इन सारे को निकालने से अच्छा क्या है? तो 1 में से इसका माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा। हाँ है ना? क्योंकि इन सबका सम 1 होता है, ये याद है सबको? यस सर। यस सर। तो इस सबका सम 1 होता है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसकी जगह में ये लिख देता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0
प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, ये सारी चीजें ग्रेटर देन इक्वल टू 9.5। अब इनकी वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। अब मुझे बताओ x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला बता दो। n टाइम्स हिट किया है, n टाइम्स वो किया है, 0 nc0 हाँ इनटू सक्सेस की पावर q की पावर n, q की पावर n है ना, बोलो यस सर तो मतलब फेलियर। फिर ये कितना जाएगा बोलो अगला फॉर्मूला, nc1 NC1 q की पावर n -1 10 - 1 into p प्लस nc2 NC2 q की पावर n n - 2 q की पावर p की पावर 2 p की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। अब यहाँ पे p और q पता है, p कितना है मेरा सक्सेस और q मेरा फेलियर है ना। Yes, sir. क्या आप वैल्यू पुट करके n पता कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है। देखो Factorial में यहाँ पे तो इनइक्वालिटी बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी इनइक्वालिटी, तो आपको वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा। तो उसमें ये देखना पड़ेगा मिनिमम n की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इनइक्वालिटी है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक में n की वैल्यू रख रख के देखोगे तो बहुत सारी वैल्यू। मुझे n की कौन सी वैल्यू लेनी है, शॉर्टेस्ट हाँ मिनिमम। तो n की जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो ही मेरा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों। Yes, sir. ठीक है, कर लोगे क्या आगे ट्राई। Yes, sir. तो मेन ये अब देखो 2020 में 2 क्वेश्चन आए एक ही पेपर में, और दोनों ही पेपर में, एक पेपर में पेपर 1 में ये आया, पेपर 2 में ये आया, दोनों के दोनों किस पे थे, बाइनोमियल पे, है ना, बोलो। Yes, sir. और इसके पहले 21 में हमने की पावर -r होती है। एक मिनट, इसके पहले जो 21 में क्वेश्चन किए थे वो सेट्स वाले क्वेश्चन थे जो कल वाले क्लास में किए थे। 2022 में भी सेट्स पे क्वेश्चन आया था और एक इसका आया था टोटल प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको। Yes, sir. सर यस सर। सर आपने दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूला अलग अलग यूज कर लिया, q की पावर n - r होती है और p की r होती है। आपने एक में सही किया, दूसरे वाले में उल्टा कर दिया। सही तो लिखा है, q की पावर n - r ही तो लिखा है। पिछले वाले में तो यही लिखा था, देखो यहाँ पे इस वाले ये q था आपका, q की पावर n - r, ये q है ना। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी थी, ये q की वैल्यू 1/3 थी। यहाँ पे ये आपका p हो गया और q कितना हो जाएगा 2/3। सही फॉर्मूला अप्लाई किया, क्लियर है। देखो q की पावर n - r, p की पावर r आया ना, ठीक है। यस सर। तो ये वाला देख लो, ये भी 2020 में का क्वेश्चन है। तो दो और तीसरा क्वेश्चन मतलब देख लो प्रोबेबिलिटी पे कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक अभी बहुत मतलब मार्केट डिमांड के हिसाब से बहुत हाई वेटेज चैप्टर है प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। आपको जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक पूरा सेमेस्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है 6 महीने तक। चलिए देखो इसको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका लेवल हाई है। ये इन्होंने देखो 2 क्वेश्चन तो उन्होंने बेसिक दे दिए थे मीडियम लेवल के, लेकिन इस क्वेश्चन में का लेवल हाई रखा, तो ये थोड़ा टफ है। इसको सीखने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से, पढ़ो एक बार इसको ध्यान से। 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, ठीक है, सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व। तो उन फेयर डाइस को थ्रो किया गया, उसको जो सम आ रहा है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या चीज जाएगी, सम क्या क्या पॉसिबल है, 2 3 4, कहां तक जाएगा मैक्सिमम, 6. बोलो। सम 2 डाइस को थ्रो किया गया और उनके जो नंबर आए दोनों, उन दोनों के सम को ऐड किया, तो मैक्सिमम सम कितना होगा 12. 12। हाँ, मैक्सिमम सम कितना होगा 12। तो 2 डाइस को थ्रो किया गया है, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उन दोनों के नंबर को ऐड करने पे जो सम है वो अपन ने नोट डाउन किया। तो सम की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से होगी 2 3 4। अच्छा, ये सम कौन सा कितनी बार आता है ये आपको पता है क्या। जैसे सम 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। नहीं एक सर एक बार। ही बार आएगा ना, जब दोनों डाइस पे क्या हो 1 और 1 आया ना। यस यस सर। सम 3 कब कब आएगा, ये शायद 2 बार आता है। 2 1 and 1 2। हाँ, 1 2 2 1। वेरी गुड, क्या समझ में आ रहा है। ऐसे में जो बाकी में नंबर, इनके नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलिए लिखिए, वो तो आगे की बात है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया आपको, बोलो। यस सर। ये सारे सम की पॉसिबल वैल्यू, सम की जो वैल्यू है या तो होगी 2 3 4 या फिर 12 तक,
ये मतलब दो डाइस को थ्रो करने पे ये पॉसिबल सम है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व्ड, द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट नंबर। जैसे मान लो डाइस को थ्रो किया गया, अगर सम प्राइम नंबर और प्राइम नंबर या फिर परफेक्ट नंबर आ रहा है तो आगे थ्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने डाई को थ्रो किया, प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आ रहा, फिर वापस से डाई को थ्रो करेंगे, वापस से दोनों डाइस को क्या करेंगे थ्रो। मान लो फिर से नहीं आया तो फिर से थ्रो करेंगे। तो हम कब तक करते जाएंगे जब तक मेरे पास या तो प्राइम नंबर आ जाए या तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो बताओ इन सम में प्राइम नंबर कौन कौन सा होंगे? दोनों का सम प्राइम नंबर है। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11. 7, 5, 11, 7, 11। वेरी गुड। और परफेक्ट स्क्वायर, इनमें परफेक्ट स्क्वायर सम परफेक्ट स्क्वायर होगा 4, 9. 4 और 9, ये दो ही पॉसिबिलिटी है Yes, है ना। sir. तो अगर मान लो दोनों दो डाइस को थ्रो किया और मान लो इनमें से कोई नंबर आ जाता तो ठीक है, इनमें से अगर कोई नंबर नहीं आता तो वापस से डाइस को थ्रो करते जाना है और इस प्रोसेस को ऐसे रिपीट करते जाना है इनफाइनाइट लाइफ, जब तक या तो प्राइम या तो परफेक्ट नंबर ना आए। ये क्वेश्चन का मतलब है यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न आउट टू बी अ प्राइम। मतलब ये एक इवेंट हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो जब भी हमारे पास दो इवेंट हो अलग अलग, तो हमेशा मैंने आपको क्या बोला, उनको नेम दे दो ए और बी, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। जब भी दो अलग अलग तरह की इवेंट हमको दे दिए और उनको आपस में भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो उनको ए और बी नाम दो सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या बोला गया? सपोज दैट द सम टर्न आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न आउट टू बी अ प्राइम नंबर। मतलब जो सम है पहले परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है प्राइम नंबर होने से पहले, एक इवेंट ए है बिफोर प्राइम नंबर। एक इवेंट क्या है? इस सम जो दो डाइस को थ्रो किया है उस पर जो सम है वो पहले परफेक्ट स्क्वायर आए प्राइम नंबर से पहले, एक इवेंट इसको बोल दिया। और एक इवेंट बी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, वो क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर आए दोनों डाइस को थ्रो करने के बाद जो सम है वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑड। हाँ, वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है 9, वो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है 9। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या बोला गया? ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। मतलब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी है? बी गिवन ए हैज अकर्ड। है ना? क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, B intersection A. बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में बी ऑफ ए, Probability of A. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया ये बताओ पहले? थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश Yes, करो। sir. देखिए ये प्रोबेबिलिटी जो पी है ये हमको निकालना है। तो बेसिकली बोला गया था एक दो डाइस को थ्रो किया गया और उनके ऊपर दोनों जो सम आते हैं उसको नोट डाउन किया गया और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए। अगर प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हम रुक जाएंगे और नहीं आया तो ऐसे करते 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 जाएंगे। दो तरह के इवेंट थे, एक इवेंट को ए बोल दिया, दूसरे इवेंट को बी बोल दिया। और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड और उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, चलो आप ट्राई करोगे या फिर मैं सिखाऊं? कर लो, चलो एक बार ट्राई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो सबसे पहले आप। इस क्वेश्चन को पढ़ के अब मुझे ये बताओ, सीखो, दिमाग लगाओ, ट्राई करो एक बार, चलो खुद से ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो पता करो। फिर देखते हैं आपने जो निकाला वो मैंने जो निकाला सही है गलत। ट्राई कर लो खुद से एक बार। सर पी का हमारा क्या मतलब है? पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करना? क्या कह रहे हो? सर हमें यहाँ पे दे रखी है पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हाँ और वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो हाँ, इन्होंने हमें ये दे रखा है, इसको यूज कहाँ करना है? अरे ये दो इवेंट है ना, आपको क्या बोला? सपोज दैट द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर दिस इज अ प्राइम नंबर। मतलब ये इवेंट हो चुका है
इस इवेंट हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अकर्ड। ये तो समझाया आपको मैंने। आप तो मुझे ये निकाल के बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है वो कैसे निकालोगे? आपको पूछा क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ट्राई करो एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलो करें ट्राई, देखो। देखो चलो, पहले तो अपन काम करते हैं, एक एक करके बची हुई चीजें निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पूछा गया। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले एक एक करें, प्राइम नंबर परफेक्ट पे दो तरह की चीजें बोली गई है। तो सम कोई भी एक निकालो पहले। प्राइम नंबर, चलो प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले ये पता करो। ठीक है, दो डाइस को थ्रो किया गया है, उनका सम प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ। इतना तो बताओ चलो। 5/12. 5/11. नहीं, 5/12. 1/36. क्या बोला? हाँ 7/36. वेरी गुड, 7/36। देखो 7/36 आएगा, आपको ये थोड़ी लिखना है। आपने क्या किया गया? दो डाइस को थ्रो किया गया, तो दो डाइस को जब थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस का क्या आएगा आपका? ये सैंपल स्पेस नहीं आएगा, वो तो मैंने पहले लिख दिया था गलती से। ये तो आपका क्या आएगा कि सम आने की पॉसिबिलिटी। आपका सैंपल, दो डाइस को थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस तो कितना आएगा? 36। अब उसमें ऊपर सम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आए मतलब 2, 3, 5, 7 और 11, ये कितनी बार आएगा वो देखना पड़ेगा। सम 2 बार कितनी बार आएगा, सम 3 कितनी बार आएगा, सम 5 कितनी बार आएगा, सम 7 कितनी बार आएगा, सम 11 कितनी बार आएगा, वो आपके फेवरेट आउटकम। ठीक है, इसको देखो कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बहुत बार यूज करी जाती है सम वालों के लिए। सम के लिए जैसे मान लो सम मान लो 2 कितनी बार आता है? 2 ऐसे लिख लो इसको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या लिख लो 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से यू शेप बना लेना। क्या बनाना? यू शेप। ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए कि सम कौन कितनी बार आता है। अब देखो आपको मैंने अभी बताया सम 2 कितनी बार आता है? एक बार. एक बार। 1 और 12 भी कितनी बार आता है? एक बार. एक बार. मतलब इसके नंबर ऑफ डाइस कितने होंगे? जैसे मान लो दोनों पे 1,1 आ जाए तो सम 2 बनेगा, दोनों पे 6 6 आया तो ये सम 3 कितनी बार आता था? 2 बार. 2 2 बार। बार। 2 बार, ये 11 भी 2 बार आएगा। 4 3 बार. 4 3 4 बार। सम कब बनेगा? 1,3, 3,1 या फिर 2,2 आया ना? ये Yes, 3 बार, sir. इसमें 10 भी 3 बार आएगा। 5 और 9 ये आएगा 4 बार। ठीक है, ये आएगा आपका अगेन 5 बार और ये आएगा आपका 6 बार। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, ऐसे यू शेप आएगा और ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? बोलो, है ना? अब अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी के वो मान लो क्या सोच रहे थे पहले? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पता कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 36 है। दो डाइस को थ्रो करेंगे टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2, 3, 5,
7 और बोलो 11. 11। तो बताओ 13 टोटल ऐड करो इसको, देखो ये 1 एक बार, 2 एक बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा 2 बार, 5 कितनी बार आएगा 4 बार, 7 कितनी बार आएगा 6 बार, फिर 11 कितनी बार आएगा 2 बार। देखो सही लिखा है। Yes, sir. तो इनको ऐड करो, कितना आएगा ये 13. 13 आ रहा है। 13 कहाँ आ रहा है 15. 15। 15. 15 अपॉन 36। क्लियर है यहाँ तक। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15 अपॉन 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा? 7 upon 36. 7. हाँ, परफेक्ट स्क्वायर का काय के लिए था, एक तो 4 4 और 9. 9, 4 और 9 तो 3 प्लस 9 कितनी बार 4। 4. तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7 अपॉन 36। 7 क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, अब देखो अपन वो भी निकाल लेते हैं कि क्योंकि अपना मेन इवेंट क्या था, हमको डाइस कब तक थ्रो करते जाना है, या जब तक या तो प्राइम नंबर आए या फिर परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम और परफेक्ट और यूनियन, तो इनका यूनियन कितना आएगा बताओ। या तो ये दोनों में अलग अलग है। अच्छा ये 4 कहां से लिख दिया मैंने, अच्छा ये तो उसका था 4, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर और इसका यूनियन, तो टोटल इन सब का एडिशन हो जाएगा येलो और ब्लू का, बोलो Yes, sir. 15 + 7 22, बोलो आया ना। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक, बोलो। और देखो हमको डाइस कब तक थ्रो करते जाना है, जब तक प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर नहीं आए। और मान लो अगर प्राइम और परफेक्ट नंबर नहीं आए तो फिर वापस से थ्रो करेंगे, तो उसका भी निकाल के रख लेते हैं कि जब ना तो प्राइम नंबर आए नॉर परफेक्ट नंबर आए, नॉर प्राइम नॉर परफेक्ट। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 14 upon 36. वेरी गुड। इसके अलावा इसमें से 1 में से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 14 अपॉन 36। वेरी गुड। क्या यहाँ तक समझ में आया। बेसिक पहले तुमने ये निकाल लिया कि प्राइम नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 डाइस को थ्रो किया, उनके सम को नोट किया, तो 2 डाइस पे थ्रो करने पे प्राइम नंबर इन्हीं पॉसिबल केसेस पे आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 15, टोटल आउटकम 36। परफेक्ट स्क्वायर के फेवरेबल आउटकम 7 अपॉन 36। या तो प्राइम या तो परफेक्ट स्क्वायर है 22 अपॉन 36, नाइदर प्राइम नो परफेक्ट स्क्वायर 14 अपॉन 36। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो। yes sir Yes, sir. Yes. Clear. अब जो क्वेश्चन को निकालना था बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऊपर इनका इंटरसेक्शन निकालना, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। नीचे क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो ध्यान से, ए में बोला गया है कि पहले परफेक्ट, वापस पढ़ लेते हैं। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न आउट टू बी अ प्राइम। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले ही मान लो सम क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, क्योंकि हम इनको रिपीट करते जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए पहले सारे केसेस देख लेते हैं। एक तो क्या पॉसिबिलिटी कि मान लो पहली बार ही थ्रो किया और क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर आ गया, है ना। उसके आगे हम फिर नहीं जाएंगे। मान लो पहली बार थ्रो, मतलब पहली बार में दोनों डाइस को थ्रो किया, दोनों के केस में परफेक्ट स्क्वायर ना है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर आया ना ही प्राइम नंबर आया, ठीक है। तो अगर मान लो पहली बार में नहीं आया, फिर अगली बार फिर से थ्रो किया तो अगली बार आ गया, मान लो सेकंड टाइम आ गया, ठीक है। एक पॉसिबल केस ये हो सकता है। और पॉसिबल केस क्या बनेंगे, मान लो दोनों टाइम पहली परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया, प्राइम भी नहीं आया पहली बार में, सेकंड टाइम में भी नहीं आया, फिर थर्ड टाइम आ गया, आया ना। ऐसे बहुत सारे केस बनते जाएंगे, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरा इवेंट ए है। ये मेरा इवेंट ए क्या है, हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो हम इवेंट को, हमारे एक्सपेरिमेंट को रोक देंगे। लेकिन अगर मान लो प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता तो हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। और इवेंट ए में मैंने क्या बोला कि पहले मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, पहले मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्या समझ में आया, बोलो। तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। ये सारे केसेस पॉसिबल है, या तो ये बने या तो ये इन सारी प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अभी हमने निकाला, बोलो 7/36, हाँ है ना। Yes. ठीक है। अब ये वाला केस कि मान लो शुरू में दोनों बार में प्राइम और परफेक्ट नंबर ना आया, सेकंड टाइम में आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बच्चों क्या होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाइदर प्राइम नॉर परफेक्ट नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 14/36। मतलब पहले थ्रो में, पहले हमने थ्रो किया, मान लो यहाँ पे 2 बार थ्रो करेंगे, यहाँ पे कितनी बार थ्रो किया 2 बार, तो पहले थ्रो में दोनों नहीं आए और सेकंड थ्रो में परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी।
14 by 36 multiplied 7 by 36. वेरी गुड, 14 by 36 मल्टीप्लाई बाय 7 by 36। मतलब बेसिकली देखो, पहला वाला हमने क्या करा, पहली बार थ्रो में ही आ गया। सेकंड में क्या देखा कि सेकंड थ्रो में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, पहली बार में नहीं आया तो सेकंड थ्रो में आया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 14 by 36 इंटू 7 by 36। ये सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, 14 by 36, क्योंकि इसकी नाइदर प्राइम नॉर परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 14 by 36 इंटू 7 by 36। थर्ड वाले की बता दो, बताओ थर्ड केस की। सर ये जो आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि पहले आपका परफेक्ट स्कोर नहीं आया और फिर बाद में आ गया? दो बार आपने करा, जैसे पहले नहीं आया फिर आ गया। एक्सपेरिमेंट देखो, क्वेश्चन पढ़ा था आपने, यस सर। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि प्रोसेस इज हम रिपीटेड, करते रहेंगे। प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर अ प्राइम नॉर अ परफेक्ट और अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास केसेस क्या हो सकते हैं कि मान लो आपने दो डाइस को थ्रो किया, पहली बार में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सम आया ना, पहला केस। सेकंड केस, ये पहला केस हो गया, पहली बार में आ जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहली बार में डाइस को थ्रो किया, सम ना ही परफेक्ट स्क्वायर है ना ही प्राइम नंबर है, फिर हमको वापस थ्रो करना पड़ेगा, तो सेकंड टाइम तो थ्रो किया तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी। केस 3 क्या पॉसिबल है कि मान लो पहली बार थ्रो किया भी नहीं आया, सेकंड टाइम थ्रो करने पे भी नहीं आया, थर्ड टाइम पे आ गया, और ऐसे बहुत सारे केस बनते जाएंगे, हाँ है ना। Yes. ठीक है, यस सर। तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बता दी कि पहली बार में नहीं है, सेकंड टाइम पे तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब मान लो दो बार में नहीं है, तीसरी बार में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। So 14 by 36 multiplied 14 by 36 multiplied 7 by 36. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 7 by 36, ऐसे चलता जाएगा ये। सर कुछ टाइम के बाद ये नंबर इतना छोटा हो जाएगा कि इनसिग्निफिकेंट हो। हाँ बेसिकली ऐसे चलता जाएगा, और इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका एडिशन, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। यस ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, है ना। Yes sir. इनफाइनाइट जीपी का सम है a, और r क्या है ये, तो इन सबका सम आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a दे देगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7/36 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, 36 माइनस 14 कितना होगा, 12। क्या यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, पेज ऐड करने दो। सर 22 होगा ना? एक, हाँ सॉरी, पेज नहीं हुआ, एक दूसरे में ऐड हो गया होगा, एक मिनट। यहाँ पे दो पेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो, बताओ क्या कह रहे थे, यहाँ पे ये 22 आएगा, Yes sir. ये इसको 22 कर लेना। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको, बोलो। यहाँ Yes Yes, sir. तक sir. हमने डिनोमिनेटर निकाल लिया, डिनोमिनेटर का काम हो चुका है। अब न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो बेसिकली क्या चाहिए, क्या चाहिए कि परफेक्ट नंबर जो आए इन दोनों का इंटरसेक्शन, कि मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कैसा आना चाहिए, ऑड। कैसा आना चाहिए, ऑड, है ना। बोलो। Yes, Yes sir. sir. बी इंटरसेक्शन ए का मतलब परफेक्ट स्क्वायर पहले आए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर जो आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। मतलब ये जो केसेस हमने बनाए, यही केसेस बनेंगे, बस ये वाला जो नंबर कैसा चाहिए, ऑड। ऑड मतलब 9, क्या चाहिए, 9। क्लियर है। Yes यहीं sir. यहीं पे क्या लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो आप निकालो, केसेस बनाओ कि पहली बार में आए तो 9 आ जाए, या फिर पहली बार में दोनों ना आए फिर 9 आ जाए, पहली बार में दोनों ना आए फिर 9 आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो, एक सेकंड। हेलो।
हेलो, हाँ करा ट्राई। यस सर। ठीक है, चलो बताओ मुझे 9 आने की। 4/22 आ रहा है आंसर। नहीं नहीं, ये बताओ पहले फर्स्ट वाला 9 आ जाए। 4/36। 4/36। ये सबको समझ में आ रहा है? 9 आने के लिए क्या क्या था, अपने देखा था 9। 36 होती है। सर हाँ 9 का कितना 4/, ठीक है, ये कितना जाएगा 4/36। सही है, आया यस ना? सर। अब ये अगला केस जिसमें दोनों में ये ना आए, फिर सेकंड टाइम में 9 आ जाए, तो इसकी कितनी बनेगी? क्या था इसका? 40/36 मल्टीप्लाई 4/36। 14/36 मल्टीप्लाई बाय 4/36। फिर ये आ जाएगा आपका क्या, 14/36 इंटू 14/36, दोनों बार में प्राइम ना है और तीसरी बार में आ जाए 4/36। आया ना? सर ये भी इनफाइनाइट जीपी। हाँ ये भी इनफाइनाइट जीपी। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैसे निकालेंगे? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, 14/36। तो कितना आ जाएगा? 4/22। हाँ वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 4/20। वेरी नाइस। ये दोनों हमने निकाल ली, अब इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड। तो फाइनल आंसर अब ना कितना आ जाएगा? ऊपर वाला कितना आया था? 4 और ये 7, तो 4/7। फिर अब हम क्वेश्चन में क्या बोलते थे? 14 टाइम्स पी, तो ये आपका पी आ गया, तो 14 टाइम्स पी करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा सर। आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन क्या आपको समझ में आया? वो इवेंट दो यस सर। क्वेश्चन सर को आपने 14/36 क्यों लिया है? कहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें 9 आ रहे हो। पूरा तो समझा दिया मैंने कि यहाँ पे 14/36 क्या है, क्योंकि प्राइम नंबर भी नहीं है, परफेक्ट नंबर भी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 14/36। नाइदर प्राइम नॉर परफेक्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 14/36 है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि इसको थ्रो किया गया, तो केस 1 कि मान लो पहली बार में 9 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/36। पहली बार में 9 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/36। केस 2 क्या बनाया कि पहली बार में नाइदर प्राइम नॉट परफेक्ट स्क्वायर आए, ना ही प्राइम नंबर आए ना ही परफेक्ट स्क्वायर आए, और सेकंड थ्रो में अगर 9 आ जाए, तो अगर नाइदर प्राइम नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसको तो 14/36 इंटू 4/36 बताया ना? डाउट है इसमें? अच्छा, ठीक है। एक बार वो घर पे ट्राई करना, आ जाएगा समझ में। यस। चलो अब ये इस पे आ जाओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन आया था ये 2019 में। अगेन ये बैग वाले क्वेश्चन है, तो बैग वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं मैंने आपको हमेशा बोला है डायग्राम बना लो ताकि चीजें थोड़ी दिख जाए। या तो इसको ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करो, पहले बताओ ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन, पढ़ो इसको। बेस थ्योरम। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 बैग्स B1 B2 एंड B3, 3 तरह के बैग हैं, B1 B2 एंड B3। ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं बना लेता हूँ, चलो जगह कम दिखती है, यहाँ बना लिया। B1, 3 बैग है मेरे पास, एक बैग है B1, दूसरा बैग है B2 और एक B3। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि B1 में है 5 रेड 5 ग्रीन, B2 में इतनी है, B3 में इतनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। B1 आने की B1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, B2 की प्रोबेबिलिटी 3/10 और B3 की प्रोबेबिलिटी 4/10। ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड, उसमें से फिर एक बॉल निकाली गई। ये करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सिलेक्टेड बॉल इज फ्रॉम बैग B3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, तो ऑप्शन ए क्या गिवन है? बेस थ्योरम है क्या? है ना? यस सर। उसमें इवेंट ए को हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? इवेंट ए क्या हो जाएगा? ये तो मेरे इवेंट E1 E2 E3 होगा, ये मेरे इवेंट कौन से हो गए? E1 E2 और E3। इवेंट ए को क्या डिफाइन करो, बोलो? ग्रीन बॉल। सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, ये इवेंट ए डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है,
अब ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ चोजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट बैक 3 सिलेक्टेड। अच्छा ये तो क्या है, सिंपल, अगर बैक 3 को सिलेक्ट किया तो उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो ये सर ये वाला क्वेश्चन तो मैं Divide. मैथ वाले टाइम में किया हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसमें हमको क्या बोला गया है, सिंपल फर्स्ट वाला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि अगर बैक 3 सिलेक्ट किया तो बैक 3 से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बैक 3 में क्या क्या गिवन है, 5 रेड 3 ग्रीन, तो इससे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। Divide. ये तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 5 रेड है 3 ग्रीन है, तो यहाँ से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 है ना। यस सर। Yes, ऑप्शन ए तो sir. करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, तो ऑप्शन बी में क्या पूछा गया, कैसे निकालेंगे ऑप्शन बी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में अप्लाई होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर ये E1 E2 E3 इवेंट ए, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर इसको आप ट्री डायग्राम से भी कर सकते हो। ट्री डायग्राम मतलब देखो ध्यान से, यहाँ से ग्रीन क्या निकालना है, इसका मेन इवेंट क्या बोल दिया, ग्रीन आया, बॉल किसी है ग्रीन। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, बैग 1 से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है, जल्दी बताओ। बैग 1 से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/10. 5/10। बैग 2 से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 5/8. 5/8 और बैग से 3/8. 3/8। अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल, सिंपली क्या कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस और एडिशन, डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई और एडिशन। देखो तो क्या हो जाएगा, पहले देखो 3/10 इंटू 5/8, 5/10 प्लस 3, ऐसे टी डायग्राम बना सकते हो और इससे भी मल्टीप्लाई करके निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी ये आंसर आएगा। फॉर्मूला भी आपको याद लिखा रखा है, ये हो जाएगा 4/10 इंटू 3/8, इन सबका एडिशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी देख लो, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बॉल इज B3 गिवन दैट द सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन 1, ये कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या पूछा गया है, So ये बेस थ्योरम वाला. हाँ ये बेस थ्योरम, इस बार अब आपकी बेस थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी दैट वो बैक 3 से आए गिवन वो ग्रीन है, तो मतलब ये आपका यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, बेस थ्योरम। सर इसमें ये दे रखा है कि मेरी ग्रीन बॉल आई है, अब ये बताओ कि B3 बैक से आई है। हाँ तो वो ये इवेंट E3 से आई है, मतलब बेस थ्योरम ही है ना। हाँ सर। हाँ तो देखो ये इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको तीनों पार्ट निकाल, पहले पार्ट में बेसिक प्रोबेबिलिटी निकाली, सेकंड पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन में बेस थ्योरम। कर लोगे आप सॉल्व? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाला देखो। Sir, अगले fourth वाले में फोर्थ में भी ऐसे कर लेना ना, फोर्थ में भी क्या बोला है, फोर्थ में सेम ही है, बस ऑप्शन आंसर अलग दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ सेम ही है। ठीक है, ये करो जल्दी से। सर दो एलिमेंट गिवन है ना। हाँ पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, डायरेक्ट बोलते हैं इस बार तो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सॉरी E2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इसका ये फॉर्मूला है। अब पहले तो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। S इज अ सैंपल स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स व्हिच एंट्रीज आर 0 and 1। तो 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितनी एंट्रीज होगी, 9 एंट्रीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उन सारी एंट्रीज में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। दो तरह के इवेंट डिफाइन किए गए, E1 और E2। E1 में बोला गया है कि E1 ऐसा इवेंट है ताकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आए, ऐसे मैट्रिक्स, सारे ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जिसका बैकिंग 0 होनी चाहिए ना सर इसके लिए।
जिसमें एंट्रीज क्या है 0 और 1 को फिलअप करना है, लेकिन डिटरमिनेंट उसका क्या आ जाए 0 आ जाए। E2 क्या है कि सम ऑफ द एंट्रीज इज 7, मतलब जितने भी एलिमेंट आपने इंसर्ट किए हैं उनका सम 7 है, ये E2 इवेंट है। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है E1 की गिवन E2 हैज अकर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा E1 E2 हैज अकर्ड, E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो हमको बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे निकाल के दिखाओ E2 की डिनोमिनेटर बेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब के सम ऑफ द एंट्री 7 है। ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जिसमें जिनके सारे एलिमेंट्स को ऐड करो तो सम 7 है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद का। सर 7 1 रखना पड़ेगा, 2 0 रखना पड़ेगा, नो एंट्री। वेरी गुड। Sir, nice, नो seven. में से 7 बार 1 रखना पड़ेगा और 2 बार 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके सम 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और बची भी 2 एंट्रीज क्या रहेगी 0, तभी जाके सम क्या आएगा 7 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. सर इसको आगे पीछे बना के जितने भी कॉम्बिनेशन बना। हाँ, अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2. इसको अरेंज करने के कितने तरीके? 9 एंट्रीज है, बोलो 9 फैक्टोरियल, बोलो डिवाइड बाय क्या क्या आएगा? इसको आपस में डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दो एंट्री सेम है तो हाँ है ना, Yes, sir. यस और डिवाइडेड बाय टोटल। ये काम करो, पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट ही लिख लेता था प्रोबेबिलिटी की बजाय, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट से भी काम हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2, कैसे E2 कितने बनेंगे ये वाला 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब इवेंट जो 2 है जिसमें सम ऑफ द एंट्री 7 आए। चेक करो इसमें टोटल कितने होंगे हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल? टोटल, फिर आपको सोचना पड़ेगा टोटल में कैसे सोचोगे। 9 एंट्री है, हर एंट्री को फिलअप करने के कितने तरीके? दो दो। पर एन E2 36 सर 2 की पावर 9। हाँ 2 की पावर 9 आएगा। खैर वो उसका मतलब नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस में वो चीजें सारी कट जाएगी, तो ऊपर भी प्रोबेबिलिटी नीचे भी प्रोबेबिलिटी, दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों के सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो। ठीक है ना, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे बोलो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और नीचे भी नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, दोनों का सैंपल स्पेस तो सेम ही है, इवेंट तो एक ही है। हाँ ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ही पता कर लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 ये आ जाएगा। अब E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब कि सम भी 7 आना चाहिए, रिटर्न भी क्या होना चाहिए? 0। Sir, so ये number of elements in E2 एक बार दोबारा समझाती ठीक हूँ। है, E2 में हमको बोला गया था सम ऑफ द एंट्री 7 है, मतलब एलिमेंट्स या तो 0 या तो 1 आएंगे, उनका सबका सम 7 होना चाहिए, हमको बोला गया था। क्या होना चाहिए? 7। 7 का पॉसिबल है जब 7 बार 1 आएगा तभी पॉसिबल है ना। सर 7 बार 1 आना चाहिए, 2 बार 0 आना चाहिए, तभी जाके सम इनका 7 आएगा, तभी जाके सम क्या आएगा? 7 आएगा। अब ये 9 एंट्रीज को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 9 एंट्रीज को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 9 फैक्टोरियल, 1 7 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 2 2 बार 0 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। हम करते थे ना वर्ड्स को अरेंज करने का तरीका, जैसे मान लो मेरे पास कोई वर्ड है ACCDE, इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा? टोटल कितने वर्ड है? 5 फैक्टोरियल, C 2 बार, ठीक है, तो वही तरीका अपना है। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि अभी दोनों हो जाए E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब सम भी 7 है, मतलब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 2 बार 0 7 बार 1, और इसको इस तरह से अरेंज करना ताकि उसका डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। उसका डिटरमिनेंट क्या है? 0। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। इस केस में डिटरमिनेंट 0 तभी आएगा जब कोई भी दो रो है तो क्या हो? सेम हो, क्योंकि यहाँ पे 0 से सिर्फ 2 बार है, बाकी सारे क्या है? 1 1 बार है। अब अगर ऐसे ऐसे रैंडम अरेंज करोगे तो फिर जैसे मान लो एक बार ऐसे है जिसके 1 1 1, में सेम आ जाते तब भी हो जाता है ना, मतलब ऐसे केस में होगा। ठीक है, बाकी केसेस में आप कर करके देखोगे तो आपका नहीं आएगा। ये मैंने करा था क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर आप बाकी केसेस में एक दो बार कर करके देखोगे, मान लो आपने रैंडम कुछ भी बना दिया 1 0 0, दोनों 0 को कहीं और रख दिया, मान लो कहीं पे भी रखो, कितने ही केसेस बना लो,
ठीक है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ना सर, दो कॉन्सेक्यूटिव लाइन या कॉलम सेम होने चाहिए। इन सारे में जीरो आंसर नहीं आएगा। जीरो कब आएगा? जब इसी तरह के बने। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. मुझे बस यही कैलकुलेट करना कि इस तरह के कितने डिटर्मिनेंट होंगे, इस तरह के नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने होंगे, इस तरह के कितने मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो, सम भी कितना है? 7। अब देखो, तो इसको अरेंज करना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्टकट के देख लूं कि किसी भी रो में, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो आना चाहिए। बाकी सब जगह तो 1 1 फिलअप कर दो। बाकी सब जगह क्या कर दो? 1 1 फिलअप। या तो ये इस रो रो 1 में आ जाए, या फिर ये रो 2 में आ जाए, या तो जैसे मान लो इसको ऐसा फिलअप करना है, या तो ये यहाँ पे आ जाए, या फिर कॉलम में आ जाए। सर 6 तरीके होंगे। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब बेसिकली ये जो एंट्री है, इस एंट्री को फिलअप करने के लिए या तो 3 रो या तो 3 कॉलम, तो 6 तरीके होंगे, वो है ना। लेकिन इसको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये 1 बीच में आ जाए, 0 0 ऊपर नीचे आ जाए। क्लियर है? जैसे मान लो Yes, sir. ये भी तो हो सकता है कि 1 1 1 1 1 1 1 0, सॉरी 0 0 1, या फिर 1 बीच में आ जाए, 0 यहाँ पे आ जाए, है ना। तो बेसिकली इनको अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा आपस में? बोलो, इसको अरेंज करने का तरीका कितना 3 होगा? factorial upon 2 factorial. 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 1 0 0 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे। तो जैसे 6 पॉसिबिलिटी है, या तो 3 रो में या तो 3 कॉलम में, और उसको आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हो जाएगा 6 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये? 18। कितना आ जाएगा? 18। और ये आपको कितना आ रहा था? देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी येलो वाली की? पता करो जल्दी से। सर 36। 36 आ रहा है क्या? चलिए। तो ये 36, ये 18। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2 36 अपॉन 18 अपॉन 36, 1/2, मतलब 0.5। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। मेन तो देखो, प्रोबेबिलिटी तो सिंपल पूछी थी कि डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट क्या पूछी गई थी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया E1 और E2 का। सबसे पहले E2 का हमने वो निकाल लिया, फिर E1 का निकाल लिया, है ना। सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार वो घर पे ट्राई कर सकते हो जाके। ये 2019 में आया था। 2019 में अपन को इस पे पूछा गया था। और एक और ये 19 का, ये भी 19 का क्वेश्चन है। और 18 का सर वेरिएंस वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं ना, क्या? मीन एंड वेरिएंस वाले? वो स्टैटिस्टिक्स में। एक्चुअली 2 दिन 3 दिन से तबीयत बहुत खराब चल रही है। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, तो ट्राई करो एक बार। ये किसी ने किया है सॉल्व घर पे, ये वाला पैराग्राफ का क्वेश्चन? एनीवन? आया ना? हाँ सर। ठीक है, फटाफट ट्राई कर लो एक बार। पढ़ो इसको पहले, गिवन डेटा समझो ध्यान से। रुको, एक काम करते हैं, 4:30 बज चुकी है। सबसे पहले अपने ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जो छोटे छोटे हैं। यही कर रहे हो? बोलो क्या करना है? यस सर, पहले शॉर्ट कर ले। वाला करो चलो। 2017, जल्दी से निपटा दो इसको। या हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. देखो, इसमें क्या किया है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना क्या है। ये तो मतलब आपके एनसीईआरटी जैसा दिख रहा है, मैं तो पता नहीं इजी है कि नहीं है। देखो ध्यान से, आसान है क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो Yes, sir. जाएगा। ये कर लेना आप। ये वाला देखो, randomly selected non-negative integers x, y, z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. Probability that z is even। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, छोटा भी और अच्छा भी। चलो इसको ट्राई करो सब लोग, जल्दी ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। वन बाय टू। इतनी जल्दी आ गया? बाकी लोग भी ट्राई करो, 1 मिनट तक अभी कोशिश करते हो।
तो इसमें पेयर बनाएंगे। पर इसमें जीरो इंटीगर है, नॉन नेगेटिव इंटीगर है जीरो। बताओ, बाकी लोग बताओ सर क्या होगा? सर जीरो क्या एक नॉन नेगेटिव इंटीगर है? यस होना तो चाहिए। हेलो, हाँ कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हेलो। पर जीरो को नॉन सर नेगेटिव जीरो को इंटीगर नॉन लेके, नेगेटिव हाँ, मानना है। जीरो जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हाँ है। तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, सबको लेके बैठना पड़ेगा। अरे सोचो, मैं नहीं टाइम तो दे रहा 10 हूँ, के अंदर सोचना है। दिमाग लगाओ, एग्जाम का क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं आएगा सिखाऊंगा ही मैं। अपने एंड पे ट्राई करो, बस टाइम दिया तो कोशिश करो। 5/11। ठीक है, देखते हैं अभी आंसर पता नहीं मेरे को इसका क्या है। सब लोग एक बार अपने एंड पे ट्राई कर लो, फिर देखते हैं क्या होगा इसमें। फिर सब अपने अपने तरीके डिस्कस करेंगे, देखते हैं जो अच्छा तरीका होगा। फटाफट सॉल्व करो। जीरो इवन होता है, इवन। क्या कह रहे हो? सर जीरो इवन कंसीडर किया जाता है ना। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए अब तो। नहीं पता हो तो ये सब लिख लो कॉपी में, अभी भी डाउट में अगर आ रहे हो तो। ये सब छोटी छोटी चीज आपको एडवांस में अटका देगी, क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन ये बातें पता नहीं होगी तो फिर अटक जाओगे। ये आधा शिक्षक अपने क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में। मेंस में आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे जब वो क्रैश कोर्स लिया था। 2-3 वैरायटी कराई थी। इसका लिए फॉर्मूला सर इसका डायरेक्ट करना। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो जो अपन परम्यूटेशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे ये तो बताओ। सर n+r-1 c r-1। वेरी गुड वेरी गुड। इस टाइप की इक्वेशन जब भी आती थी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन x + y + z = 10, अगर इंटीजर्स हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते थे, n+r-1 cr-1। वेरी गुड। और फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ था वो भी मैंने आपको सिखाया था, स्टिक और उसकी मेथड से। बस उस केस में मेरी एक्स वाई जेड क्या क्या होते थे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तब वो हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे। यस सर, इसमें तो जीरो भी हो सकते हैं, उसमें जीरो नहीं होते शायद। नहीं, जीरो भी होता था। क्या आ रहा है आंसर बताओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो टोटल केस तो बताओ, टोटल केस कितने होंगे? x + y + z = 10, इसका टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे ये? अब कोई भी कंडीशन ना देखो, फेवरेबल आउटकम नहीं देखो, नॉर्मली अगर ये है इसकी सॉल्यूशन इंटीजर्स अगर है, बोलो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? n+r-1 cr-1। तो ये सैंपल, इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे। n कितना है 10, r कितना है बोलो 3 3, -1 c 3 -1, तो कितना आ जाएगा ये? 12c2। 12c2। 66। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है?
पता करो 66 66 आ रही है, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तो आपका क्या टोटल। अब फेवरेबल आउटकम निकालो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल में हमको क्या बोला गया है कि जेड जो है वो इवन होना चाहिए। जेड कैसा होना चाहिए? इवन। तो क्या करें बताओ। सर जेड की वैल्यू सर सोचिए, जैसे कि 2 और 4 6 8 10 हो सकती है, हाँ, उसके हिसाब से जेड फिर 2 4 6 नंबर 8 ऑफ पेयर बना के सोच रहा हूँ। अच्छा, और कोई तरीका? सर वैसे ही सर अगर z 0 है तो सर x प्लस y इक्वल टू 10 है, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? अच्छा, एक एक करके निकालना क्या आप लोगों ने? सेम फॉर्मूला है सर, फिर सब पेयर्स बनाने की ऐड सोच करेंगे। रहे हैं सर, ऐसे ऐसे 3 3 की। अच्छा, जेड के लिए मान लो 0 मान ली, फिर क्या मान ली? 2 कहाँ तक जाएगा? 10 तो सर सर ये 0 5 होगा तो 5 सर हो 10 सकता है, 4 6 हो सकता 10 है, ऐसे सॉल्यूशन। ऐसे। अरे एक एक करके बोलो, कहाँ तक जाएगा? ऐसे 10 ही तक। करा है 10 तक। तो फिर जीरो, अगर जेड 0 हो गया तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना? यस यस सर। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन प्लस आर। आर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, यही बनेगा। बोलो। अगर यस जेड को सर 0 रख देंगे, यस सर। बताते जाओ यार। जेड को 0 यस रखो तो प्लस वाई इक्वल टू कितना बनेगा? 10। इस केस में सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? एन। आर की जगह कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 11। 11। जेड इक्वल टू 2 पे बताओ। देखो नीचे हमेशा 2 माइनस वन ही बनता जाएगा। यस सर। बस एन। एन अच्छा, यहाँ पे एन कितना होगा? हाँ, एन की वैल्यू बस चेंज होती जाएगी, हाँ है ना? की वैल्यू 8 हो जाएगी सर इस बार। हमने इस बार एन कितना हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। जब जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इस बार क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। अगेन फॉर्मूला क्या बनेगा? एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। आर तो हमेशा 2 ही रहेगा, लेकिन एन क्या होता है? चेंज हो जाएगा 8 सी 1। फिर क्या बनेगा? जेड इक्वल टू 3 पे बोलो। सर तो सर 5 ये 6 हो जाएगा। 7 7 सी 1। वेरी गुड। 4 पे 6 हो जाएगा ना? अरे सॉरी, 4 पे 4 आएगा। क्या लिया? 4 आएगा ना? तो 4 पे कितना आएगा? ये 4 पे 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बस दो दो कम करते जाओगे तो आंसर क्या आपका आएगा? 11 सी 1 प्लस 8 सी 1 प्लस 6 सी 1 प्लस 4 सी 1 अब टिल। सर 9C1 और 7C1 ऐसे होगा 8 की जगह। क्यों? सर 1 प्लस भी तो होगा, 8 प्लस 1 2 माइनस 1 हो रहा है ना। एन प्लस आर माइनस 1। यस सर 9C1 होगा। 9 सी 1 होगा, ठीक है। 10 देखो कितना हो जाएगा ये? इस बार सम कितना हो जाएगा? 8। तो 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 माइनस 1 9। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? एन प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, कर लोगे क्या सॉल्व आगे? आप ये बोलो। Yes. यस यस सर। सर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगेन एक पैराग्राफ आया है, इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन है, ये डिफेक्टिव वाला। ये एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन थे, परसेंटेज और डिफेक्टिव वाले, और फिर पैराग्राफ है, ठीक है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्चे के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो घर पे, सॉल्यूशन भेज दूं मैं, Sir. ठीक है। अभी 2-3 पैराग्राफ बने, देखो बाकी तो लगभग मैंने जो छोटे मोटे क्वेश्चन जितने भी थे सब ट्राई करा दिए हैं। अब आप क्या करना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। मैंने आपको वेराइटी बता दी। लास्ट में ना पैराग्राफ इस पीडीएफ के लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन पूछी है इन्होंने। जैसे लीस्ट जैसे करके क्वेश्चन याद करो। ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई कर लेना, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो ट्राई कर लेना। तो इनके बच्चे हुए के मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। उनमें से अगर आपको लगता है कि जैसे मान लो 4 या 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनमें से अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना या अलग से मैसेज कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आया, तो अपन वो क्लास में डिस्कस कर देंगे। बाकी आप एक बार बस इसको ट्राई कर लेना और सॉल्यूशन से एक बार समझने की कोशिश करना। तो मतलब बस आज ये चैप्टर बस कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके एंड पे, ठीक है, कर लोगे? Okay, sir. ओके सर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिनके अगर मान लो ये पीवाईक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके कवर्ड है, उनको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रोबेबिलिटी के एडवांस के प्रैक्टिस के लिए 10-15, तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। मैं पीवाईक्यू सॉरी इसके अलावा, ये तो पीवाईक्यू थे आपके सारे, पीवाईक्यू के अलावा जो एडवांस की कोई पीडीएफ असाइनमेंट होगा तो वो भेज दूंगा, अगर आपका ये हो चुका होगा। लेकिन बस इस चैप्टर की थ्योरी एकदम प्रॉपर रखना। आपको जैसे मैंने कहा था फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, तो बाइनोमियल पढ़ाया था, बाइनोमियल की भी फॉर्मूला लिस्ट बनी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि बाइनोमियल में छोटे अगर इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा तो करने लायक है। प्रोबेबिलिटी देखो थोड़ा टफ चैप्टर है, नो डाउट,
वन ऑफ द वेरी टफ चैप्टर में कहलाता है, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, वेराइटी बहुत बन जाती है क्वेश्चन। आप खुद ही सोचो, एक पूरा सेमेस्टर इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर मतलब 6 महीने, समझ पा रहे हो? ठीक है। और किसी किसी जगह में तो 1 साल 2 साल भी पढ़ाया जाता है, कोई कोई प्रोबेबिलिटी में मास्टरी भी करता है। तो ये चैप्टर बहुत वास्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें डेप्थ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जाना, डीप में पढ़ना है, लेकिन बेसिक और मीडियम लेवल 12th के बेसिस पे करके जाना है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक पीवाईक्यू, और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है बाकी सब्जेक्ट का, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ अभी टाइम बच रहा है आज का दिन और रात को, तो आप एक बार और क्या कर लेना कि ये प्रैक्टिस असाइनमेंट में भेजूंगा तो वो ट्राई कर लेना। ठीक है, बोलो। ओके सर। और अगर मान लो आपको लगता है कि रात को कोई क्लास लगवाने की जरूरत है, तो 9 बजे से पहले एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर एक क्लास ले लो, एक रात को ले लूंगा। ठीक है, और कल मैं आपकी देखो 2 क्लास लूंगा, एक मॉर्निंग में हम लेंगे अर्ली में 7 बजे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, तो एक तो मैं सुबह ले लूंगा अर्ली आपकी 7 से 2 घंटे की लूंगा कल, अब 7 से 9। ठीक है, टॉपिक क्या है कल का? तो 7:30 से हो सकती है। 7:30 7:30 से फिर 9:30 तक जाएगी, चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो 7:30 रख देंगे, तो 7:30 से 9:30 कल स्टैटिस्टिक्स कर ले। यस सर। यस सर। ठीक है, पहली बार इस बार जेई थ्योरी पार्ट की पीडीएफ भेज देना। हाँ, इसमें पीडीएफ बनूंगा तो थोड़ी सी रात तक भेजूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा, अभी मेरी एक क्लास और एक्चुअली इसके बाद। फिर भी मैं ट्राई करूंगा अभी पीडीएफ बनाने की, पहले आपकी पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा स्टैटिस्टिक। लेकिन फिलहाल आपका पहला टारगेट क्या, प्रोबेबिलिटी फिनिश करो आज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको थ्योरी और पीडीएफ दोनों मिक्स करके कल पढ़ाऊंगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो सब Okay, लोग बस आपका ये काम है, आप देखो अगर मैं पीडीएफ ना भी भेजू तो आप बेसिक फॉर्मूला और जो जेई मेंस लेवल पे जो थ्योरी आपको सिखाई गई थी वो पढ़ के आना क्लास में। ठीक है ना? जेई मेंस में जो मैंने आपको वन शॉट पढ़ाया था, या तो वन शॉट लेक्चर दिए थे स्टैटिस्टिक्स पे, तो वो या तो वो देख लेना, या फिर आपके पास अगर नोट्स बने हो तो नोट्स देख लेना, लेकिन थ्योरी पढ़ के आना, थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी, ताकि हम कल जेई एडवांस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करें। तो सुबह 7:30 से 9:30 एक क्लास होगी, फिर दोपहर में एक और क्लास ले लूंगा, ताकि कल अपना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी में भी आपको लगता है कि अगर कहीं डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन वापस डिस्कस करना है, तो प्लीज बता देना, ग्रुप पे मैसेज डाल देना, डायरेक्ट ग्रुप पे डाल देना कि ये क्वेश्चन को क्लास में ले लो। क्लियर है? ओके। ओके, और कोई दिक्कत किसी को? अच्छा सर वो क्वेश्चन का थोड़ा आंसर ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, हाँ, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन में ग्रुप पे क्वेश्चन भी डाल दूंगा, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, और दूसरा कल के लिए सॉरी, कल मैं क्लास नहीं ले पाया, रात को मुझे लेनी थी, लेकिन मेरी एक ये अभी जो करंट नए बैचेस चल रहे उसमें क्लास लग गई थी, क्योंकि वो सर एब्सेंट थे, तो इसलिए कल रात को मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन कल वाले दिन पक्का मैं 2 क्लास लूंगा आपकी, एक तो 7:30 बजे और एक दोपहर में। ठीक है, कल हमारा स्टैटिस्टिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे एक दोनों स्लॉट में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू।